देखो आज अपन करेंगे राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश। लास्ट की क्लास में अपन ने क्या किया था, सारी सभ्यताएं पढ़ी थी। आज अपन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहले देखो गुर्जर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति, मतलब उसकी स्थापना जो है, जैसे ये गुर्जर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति यानी कि प्रोडक्शन कैसे हुआ था। तो प्रतिहार शब्द जो है उसमें गुर्जर और प्रतिहार दो शब्द है। प्रतिहार की उत्पत्ति तो पद शब्द से हुई है और गुर्जर की उत्पत्ति किससे हुई है, क्षेत्र से हुई है। ठीक है, गुजरात से राजस्थान के बीच का जो भाग है, आधा तो गुजरात ले लो और राजस्थान जो बीच का भाग है ना, वो गुजरात्रा प्रदेश कहलाता था। ठीक है, जैसे इस तरफ गुजरात हो गया और इस तरफ राजस्थान हो गया, तो इनके दोनों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता था, गुजरात्रा प्रदेश कहलाता था। इसी शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई, गुर्जर शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो गुर्जर शब्द की उत्पत्ति में क्या है, गुर्जर शब्द तो क्षेत्र है और प्रतिहार शब्द क्या है, पद शब्द है। और गुजरात और राजस्थान के बीच का जो भाग है वो क्या है, गुजरात्रा पद कहलाता है। इस शब्द से गुर्जर शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना इन लाइनों को, तो आपके पास जैसे नोट्स अगर लिखे हुए होंगे तो आप उनको अंडरलाइन कर लेना। प्रतिहार शब्द का एक पद है जिसका अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता था, जैसे द्वारपाल नहीं होते, जैसे वॉचमैन वगैरह जो होते हैं, द्वारपाल जो होते हैं बाहर खड़े रहते हैं द्वार के, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी तुलना किससे की गई, भारत माता की रक्षा करने वालों से। तो उत्पत्ति के मत में क्या है, कई तरह के इतिहासकार आए, जिसमें सबसे पहले हैं चंद्रबरदाई, जिन्होंने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, वो थे चंद्रबरदाई। इसके अलावा देखो इन्होंने और भी कहा था कि ऋषि वशिष्ठ थे, जिन्होंने माउंट आबू में एक यज्ञ किया और अग्नि कुंड से 4 जातियां उत्पन्न की। इसका मतलब नहीं कि अग्नि के अंदर से 4 जातियां उत्पन्न हो गई। ठीक है, कुछ ऐसी जातियां थी जिनको उन्होंने उनको दूसरी जातियों में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वो 4 जातियां थी, जैसे P2 और C2 के अकॉर्डिंग इसको अपन याद कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले थे प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौथे थे चौहान वंश। जो पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव चौहान, इनके बारे में पढ़ते हैं ना, वो सब चौहान वंश के राजा आते हैं अपने। ठीक है, तो वो सब उनकी भी उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा ही। फिर देखो मुहनोत नैंसी थे, इन्होंने भी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई देखो सच माना। तो 2 व्यक्ति हो गए जिन्होंने इसको सच माना, एक तो चंद्रबरदाई हो गए, एक मुहनोत नैंसी हो गए। इन्होंने किसकी बात को सच माना कि ऋषि वशिष्ठ ने जो है वो अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न की थी। लाइन वाइज ही याद करना है इनको, पहली प्रतिहार थी, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य और चौथी चौहान वंश। फिर देखो इनको लक्ष्मण की संतान भी माना जाता है। ग्वालियर का एक शिलालेख है, उसके अंदर मिहिर भोज काल, ग्वालियर का लेख है जिसके अंदर मिहिर भोज काल का समय था। इस शिलालेख में प्रतिहार वंश को लक्ष्मण की संतान माना जाता है। ठीक है, तो इनको किसकी संतान माना जाता है, लक्ष्मण की। राम लक्ष्मण दोनों भाई थे ना, उसमें से लक्ष्मण की संतान जो है इनको माना जाता है प्रतिहार वंश को। थर्ड नंबर है ऐहोल शिलालेख। ये कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है, जिसमें पुलकेशियन नृत्य थे। पुलकेशियन नृत्य नाम के राजा थे, उन्होंने लिखवाया था। उन्होंने क्या लिखवाया था कि इस शिलालेख में पहली बार जो है वो गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें गुर्जर शब्दों का उल्लेख मिलता है, वो हमारा ऐहोल शिलालेख है। फिर देखो कर्नल जेम्स टॉड, इनका नाम तो अपन पूरी हिस्ट्री में हर जगह पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे, अपने अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, आपने सब जितने भी राजा पढ़े हैं, जो भी पढ़ा, सबके अंदर नाम आया कर्नल जेम्स टॉड का। तो ये तो है नहीं कि इन्होंने इसके बारे में नहीं दिया, तो इन्होंने इनके बारे में बताया है कि इन्होंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे उनको इन्होंने क्या बताया है, विदेशी बताया है। इन्हें शक व सिथियन कहा तथा इनकी माउंट आबू में इनकी जो अग्नि परीक्षा ऋषि वशिष्ठ द्वारा कराकर इन्हें गुर्जर प्रतिहार बताया गया, इसे भी इन्होंने सच माना था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने भी इस बात को सच माना था। फिर है अरबी इतिहासकार। अरबी इतिहासकारों में कौन थे, सुलेमान थे। ठीक है, ये ऊपर लिखा है मैंने, सुलेमान। अरबी इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा, जुर्ज बताया। इन्होंने कोशिश तो करी थी गुर्जर बोलने की, लेकिन जैसे बोलते थे तो उनके मुंह से जुर्ज निकला था, तो क्या बताया इन्होंने, इनको जुर्ज ही बताया। फिर है अल मसूदी। अल मसूदी भी अरबी ही इतिहासकार थे, इन्होंने इन्हें अल गुर्जर बताया के नाम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अल गुर्जर बताया तथा गुर्जर प्रतिहार शासकों के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया। सिर्फ गुर्जर शब्द के लिए तो अल गुर्जर, और गुर्जर प्रतिहार शब्द के लिए क्या किया, बोरा शब्द का प्रयोग किया। फिर देखो बाऊ कुबैक घटियाला का लेख, ये जोधपुर के अंदर है अपने राजस्थान में।
इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई बताई जाती है। ये क्वेश्चन पहले आपने जो दी है सीरीज उसके अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ये किस शिलालेख के अंदर जो है वो इनकी उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई बताई जाती है। ठीक है, तो वो अपना कौन सा शिलालेख है? बाउक का शिलालेख है। फिर चीनी इतिहासकार थे वेनसांग। वेनसांग किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। राजस्थान में वेनसांग भीनमाल आए। सबसे पहले कहाँ आए? भीनमाल, जालोर के अंदर आए थे। भीनमाल के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया था। तो चीनी इतिहासकार कौन थे? वेनसांग थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपकी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो वेनसांग जो थे चीनी इतिहासकार, वो किसके काल में आए थे? वो हर्षवर्धन के काल के अंदर आए थे। या हर्षवर्धन के काल में कौन से चीनी इतिहासकार आए थे? वेनसांग आए थे। तो इन्होंने भीनमाल के लिए किस शब्द का प्रयोग? पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया। और गुर्जर के लिए देखो इन्होंने क्या शब्द है? कु, चे और लो। गुर्जर के लिए इन्होंने कु, चे, लो शब्द का प्रयोग किया और भीनमाल के लिए पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि सबसे पहले इनकी दो ही राजधानी थी, मंडोर और भीनमाल। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन और कन्नौज जाएंगे। इन्होंने अपना का वृतांत CU की पुस्तक में लिखा है। इनकी खुद की ही लिखी पुस्तक है, ये बुक है CU की। इस पुस्तक में इन्होंने गुर्जर शब्दों के लिए जो प्रयोग किए या भीनमाल शब्द के लिए पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया है, या गुर्जरों के बारे में और भी बहुत सारी बातें जो इन्होंने लिखी है वो CU की पुस्तक के अंदर लिखी है। फिर देखो नरभट्ट राजा जो थे उनके समय में राजस्थान में आए थे। अपने राजस्थान में जो है वो इस समय आए थे, लेकिन उस समय हर्षवर्धन जो थे वो कौन थे? अपने भारत के राजा थे। ठीक है, और राजस्थान के कौन थे? नरभट्ट। इस राजा के लिए इन्होंने पेल्ला पेनी शब्द का प्रयोग किया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस राजा के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? पेल्ला पेनी। तो पेल्ला पेनी शब्द का प्रयोग जो है वो किस चीनी इतिहासकार ने नरभट्ट राजा के लिए किया था? तो वेनसांग थे। और हो सकता है आपसे उड़ के पूछ ले कि वेनसांग ने जो है वो किस राजा के लिए पेल्ला पेनी शब्द का प्रयोग किया? तो नरभट्ट राजा थे। या फिर नरभट्ट राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो पेला पेनी थे। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घूम सकता है, बस आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। मुनोत नैन्सी, इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई गई हैं। ठीक है, आता है क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई गई है मुनोत नैन्सी के अनुसार? तो हमारी 26। फिर है प्रमुख शाखाएं हमारी 4 है, मंडोर, अवंती, राजोगढ़ और कन्नौज। मंडोर जोधपुर, अवंती उज्जैन में मध्य प्रदेश में है, राजोगढ़ गुजरात में है और कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। राजस्थान में प्रमुख शाखा कौन सी थी? भीनमाल थी। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख शाखा कौन सी थी? भीनमाल थी। 26 शाखाओं का जो है वो मुनोत नैन्सी बताई थी, जिसमें से 4 शाखाएं मेन है, मंडोर, अवंती, राजोगढ़ और कन्नौज। राजस्थान में प्रमुख शाखा कौन सी है? भीनमाल। प्रमुख शासक मंडोर शाखा के। ठीक है, मंडोर और भीनमाल मैंने आपको भी बताया ना कि पहले मंडोर, फिर भीनमाल, फिर उज्जैन और फिर कन्नौज। तो अपने सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? मंडोर शाखा पढ़ेंगे जो कहां पर है? जोधपुर में। फिर भीनमाल पढ़ेंगे जो कि जालोर में है। प्रथम राजा कौन थे? हरिश्चंद्र थे। अब ये इनका सीक्वेंस है पूरा। हरिश्चंद्र राजा थे पहले, फिर रज्जिल आए, फिर नरभट्ट आए, फिर नरभट्ट प्रथम आए, फिर प्रतिहार भोज, फिर प्रतिहार झोट। ठीक है, फिर शिलूक, शिलूक के आगे 2 पुत्र थे, कक और बाउक, और फिर इनका पुत्र आया कुकुक। ठीक है, तो ये इसकी इनकी पूरी सीरीज है, हरिश्चंद्र, रजिल, नरभट्ट, नरभट्ट प्रथम, प्रतिहार भोज, प्रतिहार झोट, शिलूक, कक, बाउक और कुकुक। फिर भीनमाल जालोर शाखा के। ठीक है, पहले मंडोर शाखा के पढ़िए, अब भीनमाल जालोर शाखा के। अब देखो इसमें कौन है? सबसे पहले नागभट्ट प्रथम है, इनका शासन 730 से 760। शासन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको बताया जाता है कि देखो इस समय से इस समय तक का शासन था। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं शासन के, क्योंकि ये डाउटफुल होते हैं। फिर है कुकस, इनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना कि इनका शासन कितने से कितने काल तक का था, इस वजह तो छोड़ देना उसको, लेकिन इस तरह के याद मत करना चाहिए। कुकस है 760 से 780 तक का शासन। हाँ, इनकी बर्थ डेट, अगर कोई मेन राजा होते हैं तो उनकी बर्थ डेट जो होती है, या कोई मेन युद्ध उन्होंने होते हैं, तो वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी डेट्स। फिर है वत्सराज 780 से 795, या हो सकता है महाराणा प्रताप का शासन पूछ लिया जाता है, ये कितने समय तक उन्होंने शासन किया था। नागभट्ट सेकंड है 795 से 833 तक। फिर रामचंद्र आए, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, महीपाल, महेंद्रपाल सेकंड और फिर यशपाल। ये इस तरह से जो है, यशपाल सबसे अंतिम राजा थे, इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
ये तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बुक में से करवा देती हूँ। ठीक है, ये वाला मैं नोट्स में से देख कर बता देती हूँ आपको। सबसे पहले देखो इसमें लिखा है, यहाँ पर मंडोर की शाखा लिखा है। ठीक है, मंडोर की शाखा है, संस्थापक हरीश चंद्र थे इसकी। इसकी पीडीएफ आपको दोबारा से भेज देंगे। ठीक है, इन्हें प्रतिहारों का आदि पुरुष, इन्हें प्रतिहारों का आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है, और यही गुरु और राहिलीदी भी कहे जाते हैं। ठीक है, गुरु कहे जाते हैं, यहाँ पर राहिलीदी लिखा गया है। ठीक है, इनकी दो पत्नियां थी, हरीश चंद्र की दो पत्नियां थी, यहाँ पर दोनों पत्नियों का नाम लिखा हुआ है। एक तो थी भद्रा और एक थी ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी इनकी पहली पत्नी थी और भद्रा कौन सी थी, दूसरी पत्नी थी। इनसे पुत्र उत्पन्न हुए भोगभट, कदक, रजिल और दह। ठीक है, रजिल का नाम आपने बीच में पढ़ा है, हरिश्चंद्र के बाद रजिल राजा बने थे। देखो इसके अंदर लिखा था, हरिश्चंद्र के बाद कौन बने, राजा रजिल बने। तो रजिल किसका पुत्र था, हरिश्चंद्र का पुत्र था। इसके अलावा भोगभट, कदक और दह भी थे। इन चारों पुत्रों ने मिलकर सबसे पहले मंडोर को जीता, और मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी बना। ठीक है, तो रजिल ही था पहला गुर्जर प्रतिहार जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो पहला कौन था, रजिल था, जिसने मंडोर को जो है वो गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी बनाया, और यहां से ये क्या कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ। मंडोर की शाखा के संस्थापक कौन थे, हरीश चंद्र थे। इन्हें जो है आदि पुरुष, ठीक है, गुरु, ये सब कहा जाता था। इनकी दो पत्नियां थी, भद्रा और ब्राह्मणी, दो पत्नियां थी। फिर उसके बाद क्या, इनके जो भद्रा पत्नी थी, इनसे इनको चार पुत्र थे। इनकी शादी देखो, ये जो राजा हरीश चंद्र थे, इन्होंने शादी, ब्राह्मणी ने मना किया था इनको, पहली पत्नी ने, कि आप दूसरी पत्नी नहीं लाओगे, पर ये क्या था, इस पे भद्रा पे मोहित था कि मुझे इससे शादी करनी ही करनी है। तो फिर उसके बाद जो है इनकी शादी होती है। बहुत मुश्किल से रजामंदी इसकी पहली पत्नी इसको दूसरी शादी करने के लिए। तब जो दूसरी पत्नी आती है उससे इसके चार पुत्र होते हैं, भोगभट, कदक, रजिल और दह। चारों मिलकर क्या करते हैं, मंडोर को जीतते हैं और मंडोर को पहली राजधानी बनाते हैं। तो जो रजिल था वही गुर्जर प्रतिहारों का पहला शासक कहलाता है, जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद रजिल के बारे में ही आएगा, क्योंकि रजिल राजा बनता है। प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक थे कौन, रजिल। यहाँ पर रजिल के बारे में दिया गया, जिन्होंने खुद को क्षत्रिय बताया। ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताया। मंडोर को पहली राजधानी 560 ईस्वी में बनाई। इसकी जानकारी बाउक के शिलालेख में मिलती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बाउक का शिलालेख जो कि जोधपुर के अंदर है, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि क्या थे, क्षत्रिय थे। इन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया। राजा की उपाधि धारण करने वाले भी पहले शासक थे कौन, रजिल। और मंडोर को राजधानी बनाने वाले भी कौन थे, रजिल थे। इनके पुत्र का नाम नरभट्ट था, जो रजिल के बाद राजा बना। ये देखो, ये आ गया नरभट्ट। उतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नरभट्ट है। नरभट्ट के शासन काल में ही वेद आते हैं। ठीक है, नरभट्ट के मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आते हैं, लेकिन उस समय अपने यहाँ का शासक कौन होता है, नरभट्ट होता है। तो उसके शासन काल में आए थे चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग ने नरभट्ट को कौन सी उपाधि दी थी, पेल्लापेनी की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ क्या होता है, साहसिक कार्य करने वाला। बहुत साहस भरे कार्य करने वाले जो होते हैं उसको उपाधि दी जाती है पेल्ला पेनी। वेनसांग जो थे वो चीनी आते थे, हो सकता है चीनी में जो है वो बहुत साहसिक कार्य करने वालों को पेल्ला पेनी कहा जाता हो, तो उन्होंने इसको ये उपाधि दी। और अथवा गुरु व ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले भी कहा। फिर जोधपुर के रोहित स्तूप नगर में भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। नरभट्ट के पुत्र अयोग्य था, इसका पुत्र जो था वो तो अयोग्य था, तो इनका पोता था नागभट्ट प्रथम, वो राजा बना उसके बाद। फिर नागभट्ट प्रथम है। पुष्कर झील के घाटों का निर्माण, मैंने आपको बताया ना पुष्कर झील के 52 घाट है। ठीक है, तो उन घाटों का निर्माण जो है वो इन्होंने ही करवाया था, नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम मेड़ता पर अधिकार कर उसे दूसरी राजधानी बनाया। पहली मंडोर थी, फिर दूसरी मेड़ता बना दी गई, और किसने बनाई, नागभट्ट प्रथम ने बनाई। नागभट्ट प्रथम के दो थे, तात प्रतिहार और भोज प्रतिहार। नागभट्ट के बाद उनके पुत्र भोज राजा बने। ठीक है, और भोज प्रतिहार के बाद शिलूक राजा बनते हैं। ये थोड़ी समय के लिए राजा बनते हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, तो इनका सिर्फ नाम मिलता है कि इसके बाद ये राजा बने और इसके बाद ये राजा बने। फिर आते हैं शिलूक। शिलूक देखो, इन्होंने संविधेश्वर मंदिर है जोधपुर में का निर्माण करवाया था,
और शलूक ने वल्लभ के शासक थे देवराज भाटी, उनको भी हराया था। फिर आ जाते हैं झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार के बारे में इतना ही बताया जाता है कि वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे, इनको शौक था वीणा बजाने का। फिर आए कक। कक के क्या है, कक की दो विवाह हुए। पहली पत्नी पद्मिनी थी और दूसरी पत्नी दुर्लभ देवी थी। पहली पत्नी बाउक था और दूसरी पत्नी से ककुक था। अब ककुक था, इन्हें प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जोधपुर में घटियाला का लेख व हाथीपुला का लेख लिखवाया गया। इनके द्वारा जो है वो घटियाला का लेख और हाथीपुला का लेख लिखवाया गया, वो थे कुकुक। फिर देखो भीनमाल, अवंती और उज्जैन, चार शाखाएं अपन ने बताई थी ना, उनमें से देखो भीनमाल है, अवंती है और उज्जैन है, जिसमें से नागभट्ट प्रथम फिर से आते हैं। उसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या करा, 730 से 760 का समय था। इनका उप नागावलोक शासक, इनका दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था, नाग से ही है इनके सारे नाम। प्रतिहारों के राम कहे जाते थे। इन्हें राम मूर्ति, नारायण मूर्ति, मलेच्छों के नाशक, मलेच्छो जैसे ये मलिन जो रहते हैं, जो नहाते नहीं है काफी दिनों तक, या जैसे आदिवासी से नहीं होते हैं, उनके नाशक कहा जाता है इनको, नागभट्ट प्रथम को। तो इंद्र के दंभ का नाशक भी इन्हीं को कहा जाता है। राष्ट्रकूट, अवंती दंती दुर्ग की बहन कनकावती का विवाह। राष्ट्रकूट अवंती नाम की जगह है, दंती दुर्ग है वहां पर, ओ सॉरी, अवंती नाम के व्यक्ति थे जिन दंती दुर्ग के अंदर रहते थे, उनकी बहन थी कनकावती, उनका विवाह नागभट्ट प्रथम से करवाया था। ये पहले आपस में दुश्मन थे, लेकिन इसका विवाह करवाकर जो है उन्होंने आपस में संधि करी थी। उज्जैन में राष्ट्रकूट अवंती को दहेज में दिया। ठीक है, उज्जैन में राष्ट्रकूट जो था, ये दोनों जगह जो है वो अवंती को दहेज में दिया गया। नागभट्ट प्रथम ने अवंती व उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। जब वो दहेज में मिल गया तो उसके बाद उनका अधिकार हो गया। और इसमें इसका जो पिता था उसने भी कहा कि जो मेरे को दूसरे राज्य से जितवा लेगा उसी के साथ अपनी पुत्री की शादी करूंगा। तो इसको अपनी तरफ करने का एक ही तरीका था इसके पास, नागभट्ट प्रथम को। पहले दोनों भी आपस में लड़े थे। फिर आ जाता है ककुस्थ 760 में। ककुस्थ ने मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया, वही कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है, सॉरी वो अलग है, विजय स्तंभ अलग है। ठीक है, नोट है, प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। वत्सराज है, 780 से 795 तक शासन, देवराज प्रतिहार, माता भूपिका देवी। वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, वत्सर। स्थापना किसने की थी, हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, इन्हें रणहस्तीन कहा जाता है, यानी कि युद्ध का हाथी। रणहस्तीन का मतलब क्या होता है, युद्ध का हाथी। और इन्हें दुग्गिल ब्राह्मण ने जय वराह की उपाधि दी थी। दुग्गिल ब्राह्मण ने इन्हें क्या दी थी, जय वराह की उपाधि दी थी। और कन्नौज पर अधिकार करने वाले पहले राजा वत्सराज थे। कन्नौज पर अधिकार करने वाले पहले राजा को वत्सराज थे। इस समय एक संघर्ष शुरू हुआ जो कि 150 वर्षों तक चला। उसके अंदर क्या है, ये चार जातियां थी, प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट और भी थी, ओसियां थी, सब ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो 150 वर्षों तक जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ, ये नहीं है कि रोज ही लड़ रहे थे 150 वर्षों तक। कभी बीच में युद्ध रुक जाते, कभी फिर शांति हो जाती, फिर लड़ने लगते थे। मतलब लगातार जो क्लेश का सा माहौल रहता था। तो 150 वर्षों तक जो है इनके साथ आपस में ये सब चलता रहा। किन किन के बीच में, प्रतिहार थे, पालवश थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर थे। ठीक है, वत्सराज ने ओशिया में महावीर बन के मंदिर का निर्माण कराया, जो कि जोधपुर में है। पश्चिमी भारत के सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। ठीक है, 5 जैन मंदिर है, जिनमें से एक ये है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर जो है वो ओसिया को कहा जाता है। ओस वालों ओस वालों की कुल देवी कौन है, सचिवाय माता है। फिर आ जाते हैं नागभट्ट कृत्य। माता इनकी सुंदर देवी थी, पिता वत्सराज थे और पत्नी कौन थी, इसरा देवी थी। और पुत्र रामचंद्र व इनकी वाइफ थी अप्पा देवी। फिर दरबारी के कमल नयन चंद्र सूरी। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध से युद्ध करके कन्नौज को जीता।
नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, कन्नौज के राजा थे चक्रायुध, उनसे युद्ध किया और कन्नौज को जीतकर उसको अपनी राजधानी बनाया। मैंने आपको बताया था ना पहले उज्जैन थी, फिर ये कन्नौज बनेगी, तो लास्ट आ गई ना कन्नौज राजधानी बनी है। तो कन्नौज को राजधानी वाली पहले बनाने वाले कौन थे, नागभट्ट द्वितीय थे। राष्ट्रकूट के राजा गोविंद द्वितीय ने नागभट्ट को हराया। राष्ट्रकूट के जो राजा थे उन्होंने गोविंद तृतीय ने जो है वो नागभट्ट को हराया। वह नागभट्ट पुनः भीनमाल आ गए। ठीक है, पहले तो एक कन्नौज में रहे और उसके बाद वापस से कहाँ आ गए, भीनमाल में आ गए। 38 वर्ष तक त्रिपक्षीय संघर्ष करने वाले राजा थे। ठीक है, 38 वर्ष तक त्रिपक्षीय, तीनों पक्ष, मान लो कोई इंसान वो सबसे भारत के सबसे ऊपर वाली साइड में रह रहे हैं तो क्या है, नीचे से भी आक्रमण हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी आक्रमण हो रहे हैं, तो तीन पक्षों से जो है संघर्ष करने वाले राजा थे ये नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, किन किन से लड़ रहे थे, पाल वंश से भी लड़ रहे थे, राष्ट्रकूट से भी लड़ रहे थे। प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है कुक को। ठीक है, किस प्रतिहार शासक को कर्ण के नाम से जाना जाता है, तो वो है नागभट्ट द्वितीय। दोनों अलग अलग है। ठीक, तो प्रतिहारों का कर्ण तो है कुकुक जो हमने पहले पढ़ लिया, और किस प्रतिहार शासक को कर्ण के नाम से जाना जाता है, वो है नागभट्ट द्वितीय। फिर चंद्र प्रभु सूरी ने नागभट्ट द्वितीय के बारे में प्रवाचक चरित्र में लिखा है, वह इनको महाराजाधिराज, परम परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां दी। ठीक है, एक साथ उपाधियां पूछेंगे किसको दी गई है, तो आ जाएगी नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। पर भावक चरित्र के अनुसार 833 में नागभट्ट ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। फिर मिहिर भोज 833 से 885 तक इनका शासनकाल था। इनका काल गुर्जर पारों का स्वर्ण काल कहलाया जाता है। अभी स्वर्ण काल कहलाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिहिर भोज जो थे उनका काल जो है स्वर्ण काल कहलाया जाता है। मिहिर भोज का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। अन्य नाम थे इनके प्रभास, आदिवराह। प्रभास का नाम तो आपने सुना ही हुआ है। प्रभास नाम की जानकारी दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ये अभिलेख है दौलतपुर अभिलेख, वहां मिलती है। आदिवराह की जानकारी ग्वालियर शिलालेख में मिलती है। अन्य नाम और भी है, जैसे अरबों का मित्र, अरबों का अमित्र, क्योंकि अरबी लोग जो थे उनको इसने काफी बार हराया था। इस्लाम की दीवार कहलाते थे, काफिर का राजा कहलाते थे। ये नाम सब इनको किसने दिए थे, अरबी सुलेमान ने दिए थे। प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है वो राजा बने थे, पितृहंता भी कहे जाते हैं ये। ठीक है, माता का नाम था इनका अप्पा देवी, पिता का नाम था रामचंद्र। जुनैद खान को सिंध प्रदेश तक खदेड़ने वाले राजा थे। जुनैद खान जो थे वो सिंध प्रदेश तक उनको खदेड़ने वाले, सिंध प्रदेश के राजा थे जुनैद खान, जिन्होंने पर बार बार आक्रमण किया। तो इन्होंने क्या किया, उनको बहुत बुरी तरह से हराया था और उसको वापस वहां सिंध प्रदेश तक ही खदेड़ते हुए लेकर गए थे, वो भाग गया था वहां तक। अरबी यात्री सुलेमान की पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल सिंध उल हिंद। अरबी यात्री सुलेमान ने एक और किताब ली, कौन सी, किताब उल सिंध उल हिंद लिखी। ठीक है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में भी मिहिर भोज की जानकारी मिलती है। सुलेमान ने हिंदुस्तान के लिए काफिरों का डेरा शब्द का प्रयोग किया। फिर महेंद्रपाल प्रथम है, पिता मिहिर भोज थे, माता चंद्रभट्टिका थी। उनके दरबार कौन थे, राजशेखर द्वारा लिखित रचनाएं थी, तिवारी थे राजशेखर। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, कर्पूर मंजरी, बहुत बार पूछा जाता है कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई, तो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, मेन इसमें कर्पूर मंजरी है। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर कर्पूर मंजरी की रचना लिखी। महेंद्रपाल को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज और इनकी भी उपाधियां दी गई। पहले नागभट्ट द्वितीय को दी गई थी, फिर इसको मिहिर भोज को दी गई। राजशेखर ने इन्हें निर्भय राज, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, इन सब की उपाधियां दी। राजशेखर जो थे जिन्होंने ये लिखा था कर्पूर जी, ठीक है, तो इन्होंने इसको ये उपाधियां दी थी। बीएन पाठक ने इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट बताया। फिर महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम का 914 से 943 तक का राज था। दरबारी राजशेखर ने महिपाल प्रथम के लिए आर्यवत शब्द का प्रयोग किया। महिपाल प्रथम के लिए राजशेखर ने रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी। अब इनकी सारी उपाधियां हैं, ये आपको याद तो करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, अल मसूदी महिपाल प्रथम के काल में 915 में आए थे और गुर्जर प्रतिहारों के लिए अल गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था। ये पहले भी आ चुका था, ठीक है, शुरू में आपको बताया था। उसके पाल क्या है, राज्यपाल राजा बने। इनके काल में महमूद गजनवी ने इन पर आक्रमण किया था और राज्यपाल को हराया था। फिर यशपाल जो है इसके अंतिम गुर्जर प्रतिहार राजा थे।